ठीक है। अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी पर लग रहा होता है। एक मिनट रुकना। हाँ, जब अनबैलेंस फोर्स जो होता है जो किसी बॉडी पर लग रहा होता है तो दे प्रोड्यूस ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी अनबैलेंस फोर्स अगर हम बॉडी पर लगा रहे हैं तो वो उसकी रेस्ट पोजीशन की स्टेट में चेंज करता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई अनबैलेंस फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन या उसकी रेस्ट पोजीशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, बैलेंस फोर्स में चारों तरफ से फोर्स लग रहा था और वो बैलेंस था। ठीक है, ये जो बॉक्स वाला हमने देखा था चारों तरफ से फोर्स लग रहा था और वो बैलेंस फोर्स था, और तभी बॉक्स जो हुआ था वो मूव नहीं हुआ था क्योंकि चारों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। बट अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में क्या होगा कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है तो इसमें ऑब्जेक्ट जो होता है मूव हो जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। बैलेंस फोर्स में चारों रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जो थी 0 थी और सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, इसलिए वो रेस्ट पोजीशन में ही था, मूव नहीं हो पा रहा था। बट इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू एक तो 0 नहीं होती और चारों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते तो ये ऑब्जेक्ट इसमें मूव करने लग जाते हैं। ठीक है। दैट इज अनबैलेंस फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। तो अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो स्टेशनरी बॉडी को मूव भी करा सकता है, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट बॉडी को मूव भी करा सकता है और मूविंग बॉडी को स्टॉप भी करा सकता है, दोनों इसमें होती है। मतलब सिंपली अगर हम फोर्स को बोलते हैं ना, अगर हम फोर्स बोलते हैं कि फोर्स क्या होता है तो वही चीज है कि अनबैलेंस फोर्स वही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मूविंग मूविंग कंडीशन में ला सकता है, अगर मूविंग में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। इन अदर वर्ड्स अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन और मोशन। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी की स्पीड में या डायरेक्शन और मोशन की स्पीड में चेंज कर सकता है। दिस पॉइंट विल कम मोर क्लियर ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। ये वाला जो पॉइंट है कि उसकी स्पीड में या डायरेक्शन में चेंज कर सकता है या अनबैलेंस फोर्स, वो एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज अ टॉय कार इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। फिगर नंबर 9 में देखो टॉय कार जो है ग्राउंड में लाई कर रही है। लेट अस पुश दिस कार विथ आवर हैंड। अब जो राइट साइड से देखो फोर्स ऑफ पुश लगा हुआ है, ठीक है, हम अपने हाथों से इसको पुश कर रहे हैं। वी फाइंड द टॉय कार स्टार्ट मूविंग। हम देखेंगे कि वो टॉय कार मूव होना स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट वाले केस में बॉक्स था जो वो मूव नहीं हुआ था, बट यहाँ पे टॉय कार जो है वो मूव होना स्टार्ट हो गई है। तो नाउ इन दिस केस ऑल्सो 4 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द टॉय कार। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम 4 फोर्स एक्ट होते हैं टॉय कार पे। कौन कौन से? फर्स्ट है फोर्स ऑफ अवर पुश, सेकेंड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। चारों सेम वही फोर्सेस यहाँ पर भी एक्ट होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है वहां पर मूव नहीं होता ऑब्जेक्ट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव हो जाता है। ठीक है। In this case also the force of gravity of the car acting downwards and the force of reaction of ground acting upward are equal and opposite। वही force of gravity और force of reaction जो ऊपर नीचे है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बट नाउ ड्यू टू द व्हील ऑफ द टॉय कार opposing force of friction is much less here। अब यहाँ पर देखो ये जो पहले ऊपर के और नीचे के जो दो फोर्सेस एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर जैसे हम चलते हैं ना तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बट हम इधर से जो पुश कर रहे हैं और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है ये एक दूसरे को, मतलब इसका जो इफेक्ट पुश हम जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट ज्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कंपेयर में। ठीक है, so the force of our push is therefore greater than the force of friction in this case, so they cannot balance each other। तो इस केस में हमारा फोर्स ऑफ पुश जो हम पुश कर रहे हैं उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है, इसीलिए वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो thus the resultant of all forces acting on a toy car is not zero। तो इसीलिए रिजल्टेंट जो है टोटल एक्ट हो रहा है टॉय कार पे वो जीरो नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर चारों बैलेंस कर पाएंगे तभी जीरो होगा। सो द नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ टॉय कार विच मेक्स द कार मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो अनबैलेंस फोर्स जो टॉय कार पर एक्ट हो रहा है तो उसको रेस्ट पोजीशन में उसको मूविंग कंडीशन में आ जाती है वो टॉय कार। द टॉय कार मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। Thus to move a stationary object we have to push it with a force greater than the opposing force of friction। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हमें पुश करना है, ठीक है, हमको अगर मूव कराना है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें उसको जितना उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उससे ज्यादा अमाउंट में
फोर्स ऑफ पुश लगाना होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक ऐसी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन वी आर होल्डिंग सूटकेस अबव द ग्राउंड देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting on the suitcase is balanced by upward force of our hand. Now if we release the suitcase from our hand, then unbalanced force of gravity act on it, then the suitcase fall on the ground. ऐसे ही अगर हम सूटकेस को अपने हाथ से मतलब पकड़े हुए हैं, ठीक है, खींच के पकड़ रहे हैं, और अगर तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है वो बैलेंस एक दूसरे को कर रहा है। बट अगर हम उसको अगर रिलीज कर देते, छोड़ देते अपने हाथ से, तो अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट हो जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो सूटकेस जो होता है वो ग्राउंड में, जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, इन दिस केस फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस मोशन इन द सूटकेस। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा है, इतना हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मेन मेन चीज हम पढ़ लेते हैं। व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। अभी हमने पढ़ा कि अनबैलेंस फोर्स अगर किसी बॉडी पर एक्ट हो रहा है तो उस बॉडी को वो मूव करा देगा। ठीक है, अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो स्टॉप ए मूविंग बॉडी। हमें ये पता है कि मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है और स्टॉप मूवी को बॉडी को मूविंग कंडीशन में ला सकता है। ठीक है, यहाँ पर और एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन ए बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड एंड अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन इट व्हेन which brings the ball to a stop after some time। जब अगर हम बॉल को ग्राउंड में अगर रोल हो रही है वो, तो उस पे भी अनबैलेंस फोर्स लगता है ना। रोल हो रही है मतलब उस पे अनबैलेंस फोर्स ही लगेगा। जो चीजें रेस्ट पोजीशन में, जैसे टेबल है, चेयर है ना, और मतलब वो वॉल है, टेबल है, चेयर है, जो भी चीजें रेस्ट पोजीशन में है, तो उन सब पे बैलेंस फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, बट ये जैसे बॉल रोल हो रही है तो इस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा होता है, तभी वो बॉल कुछ टाइम पर जाके स्टॉप हो जाती है अपने आप। ठीक है, ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल है, इफ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। ऐसी हमारा एग्जांपल है एक मूविंग साइकिल का, जो ऊपर डायग्राम भी बना हुआ था। हाँ, ये तो हमने देख लिया, दो एग्जांपल हमने देख लिए, एक तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कराने की। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की क्या एग्जांपल था, वो टॉय कार वाला। ठीक है, टॉय कार को अगर पुश करोगे तो वो रेस्ट पोजीशन से मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, और मूविंग कंडीशन से स्टॉप करने के लिए ये बॉल रोलिंग वाला एग्जांपल मैंने दिया कि जब बॉल रोल हो रही है तो वो उस पर अनबैलेंस फोर्स लगता है, इससे थोड़ी देर बाद वो स्टॉप हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि ये जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन में भी चेंज करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमें दिया हुआ है, व्हेन वी स्टॉप ए पैडलिंग ए मूविंग बायसाइकिल देन इट स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। है ना, जब हम बाईसाइकिल चला रहे हैं, अगर उसमें पैडलिंग मारना हम करना स्टॉप कर देंगे तो वो धीरे हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, फिर धीरे 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 करके वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। द स्लोइंग डाउन ऑफ द मूविंग बाइसाइकिल इज ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। जो स्लो होती है वो किसके कारण होती है, उस पर जो अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा होता है उसके कारण होती है। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ द बाइसाइकिल। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बाइसाइकिल के मोशन का अपोज करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इफ देयर वर नो बैलेंस अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नो एयर रेजिस्टेंस, ए मूविंग बाइसाइकिल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। अगर उसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो बाइसाइकिल हमेशा के लिए हमें हमेशा मूविंग कंडीशन में ही रहेगी, कभी भी स्टॉप नहीं होगी। तो मतलब इसका साफ है कि इस पर अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तभी वो स्टॉप हो जाती है। Similarly, a cart also has constantly pushed to keep in motion. This is because an unbalanced force of friction opposes motion all the time. From this discussion, we conclude that the body will continue to move with uniform speed unless acted upon unbalanced force. तो इससे हम डिस्कशन ये कर सकते हैं, कंक्लूड ये कर सकते हैं कि बॉडी मूविंग कंडीशन में तब तक रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करती रहेगी, जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग जाता। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल देके मेरा ये बताने का यही मतलब है कि अच्छे से तुम लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ताकि तुम कभी एक बार भी पढ़ो इसको, रीड करो तो एक बार में समझ में आ जाए, और अपनी लैंग्वेज एक बार समझ जाओगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे इसको। ठीक है,
तो ये सारे एग्जाम्पल जो हमने पढ़े उससे हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि we conclude that body will continue to move with uniform speed unless act upon by an unbalanced force. बॉडी जो है मूविंग कंडीशन में अगर है तो वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूविंग कंडीशन में रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होता. It was Galileo who said the object moved with constant speed when no force act on it. तो गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई भी बॉडी है, वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करती रहती है जब तक उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. तुम कोई भी एग्जांपल देख लो ना, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो वो पैडल मार रहे हैं, ठीक है, वो तो हम अपना वर्क कर रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, जब तक हम उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक तो वो चलती रहेगी ना. ऐसी कार है, कार को हम चला रहे हैं, जब तक उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो तब तक वो स्टॉप नहीं होगी. बॉल की अर्थ पर रोल हो रही है, ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स या कोई भी उस पर बीच में ऑब्स्टेकल नहीं आएगा तब तक वो स्टॉप नहीं होगी. तो मतलब ये जो ऑब्स्टेकल है और ये जो ब्रेक हम लगा रहे हैं वो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसमें फोर्स ही लगा रहे हैं, इनडायरेक्टली वो अनबैलेंस फोर्स ही है. ठीक है, तो ये गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करते रहेंगे जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते या उस पर अपने से कोई फोर्स नहीं लगता. प्लीज नोट दैट व्हेन वी वॉक ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली मीन्स एन अनबैलेंस फोर्स. We will not use the words unbalanced with force again and again for the sake of convenience. We will use only the term force in writing the definition of Newton's law of motion. You are however free to use the term unbalanced force if you are so desired. तो इसमें यही चीज बता रहे हैं कि हम बार बार जो भी बॉडी पर अगर फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसको हम बार बार अनबैलेंस फोर्स नहीं यूज करेंगे. हम सिंपली जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आगे पढ़ेंगे उसमें सिर्फ फोर्स ही यूज करेंगे. ठीक है, बस वो तुम लोगों को दिमाग में बैठा के रखना है कि हाँ वो जो भी फोर्स लग रहा है अनबैलेंस फोर्स ही होगा. क्योंकि बैलेंस फोर्स हमने पढ़ लिया कि बैलेंस फोर्स कब लगता है, जब चारों रिजल्टेंट फोर्स एक दूसरे को इक्वल कर रहे होते हैं और उनके इफेक्ट जीरो होता है. मतलब बैलेंस फोर्स की कंडीशन में तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होगा ही नहीं, तो बैलेंस फोर्स का तो सवाल ही नहीं उठता. हमें फोर्स कब लगाना है और कब ऑब्जेक्ट मूव होता है, जब उस पर अनबैलेंस फोर्स हो. तो सिंपली आगे से यही वर्ड यूज होगा, ओनली फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे यही रहेगा कि फोर्स जो लग रहा है वो अनबैलेंस फोर्स ही होगा. ठीक है, अब आते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे. ठीक है, न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 3 लॉज दिए थे मोशंस ऑफ द बॉडी के. मीन्स जो भी बॉडी में मोशन होता है उसके अकॉर्डिंग 3 लॉज आइडेंटिफाई किए थे. दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. इन लॉज को हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. द न्यूटन लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए precise definition of force and establish a relation between the force applied on a body and the state of motion acquired by it. तो ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की डेफिनेशन भी बताता है और जो भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसके स्टेट ऑफ मोशन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करता है. ठीक है, we will now discuss these laws of motion and consider some of the important applications. Let us start with the first law. तो हम लॉस ऑफ मोशन को सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे ही है. ठीक है, इसके अंदर भी कई सारे टॉपिक्स हैं. यहाँ तक जो पढ़ाया वो समझ में आया? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? बेसिकली सम ऑफ द बॉडीज और ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर रेस्ट दैट देयर आर स्टेशनरी. कुछ अब हमारे जो चारों तरफ कुछ बॉडीज या कुछ ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन में है या फिर हम उसको बोल सकते हैं स्टेशनरी पोजीशन में है. ठीक है, वेयर एज अदर्स आर इन मोशन. और कुछ बॉडीज मतलब स्टेशनरी पोजीशन में भी, रेस्ट पोजीशन में भी और मोशन में भी है ना. जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जैसे वॉल है, टेबल, चेयर, ये सारी रेस्ट पोजीशन में होती हैं. बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं और मोशन में जैसे कि हम हैं, व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजें मोशन में होती हैं. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सच बॉडीज व्हिच आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इन बॉडीज का बिहेवियर बताता है कि वो रेस्ट पोजीशन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव कर रही होती हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ. ठीक है, यहाँ से मेन है.
According to Newton's first law, a body at rest will remain rest and body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to the change its state of rest of uniform motion. ठीक है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बता रहा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड ये होता है इक्वल डिस्टेंस ये इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में अगर वो मोशन कर रही है तो वो उसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मोशन करती रहेगी unless it is compelled by an external force to change in its state of rest of uniform motion, unless अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा वही चीज है सेम, बस उसको एक लॉ दिया हुआ है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूविंग में है तो मूविंग रहेगी, जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। सिंपल यही है फर्स्ट लॉ। व्हेन बॉडी is in rest, it remains at rest, and where when a body is in motion, so it will be in motion unless if the an external force not applied to him। ठीक है, समझ आ गया फर्स्ट लॉ। ठीक है, ऐसी इसमें एग्जांपल है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, मूविंग में है मूविंग में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। लेट अस टेक सम एग्जांपल टू मेक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोर क्लियर। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं जिससे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इट इज एट रेस्ट। बुक अगर कोई भी टेबल पर पड़ी हुई है तो इट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन में है। The book will not move by itself, that is, it cannot change its position of rest by itself। अब जो बुक अगर टेबल में पड़ी रहेगी, पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो वो रखी ही रहेगी। बुक तो अपने आप चलकर इधर उधर नहीं जाएगी ना, अपनी पोजीशन में वो खुद ब खुद चेंज नहीं करेगी, है ना। तो इट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली व्हेन कंपेल्ड बाय द फोर्स ऑफ आवर हैंड्स। ठीक है, अब उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज कब होगा, जब हम अपने हाथों से उसको उठाएंगे या उसको खिसकाएंगे, पुश करेंगे, तब। दैट इज व्हेन वी लिफ्ट द बुक फ्रॉम अ टेबल, thus the position of rest of the book has been changed by the external force of our hand। तो अगर हम उस बुक को टेबल से उठाएंगे, इट मीन्स हम अपने हाथों से उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तभी उस बुक की पोजीशन में चेंज होगा। एंड दिस ऑब्जर्वेशन सपोर्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ये एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट प्रूव करता है। मतलब फर्स्ट पार्ट क्या था कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। इस चीज का एग्जाम्पल, सिर्फ एक चीज का एग्जाम्पल है ये कि अगर कोई भी बॉडी टेबल में रखी हुई है, सॉरी कोई भी बुक टेबल में रखी हो तो टेबल में रखी रहेगी जब तक हम उसको हाथ से उठाएंगे नहीं या उसको हाथ से पुश नहीं करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल था। और सेकंड वाला इसमें है कि कोई भी बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो मूविंग में रहेगी। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट ऑफ और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। हाँ, तो एक इनर्शिया यहाँ पर वर्ड आता है कि टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी रेस्ट पोजीशन में या मूविंग कंडीशन में उसकी जो टेंडेंसी होती है, मतलब अगर मूविंग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या रेस्ट पोजीशन में, तो उसकी इस टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, ये जो मूविंग कंडीशन में है और रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मूविंग में है तो मूविंग में रहेगी। तो इसको एक और टर्म से डिफाइन किया गया जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज दैट एवरी बॉडी हैव सम इनर्शिया। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि जो भी बॉडीज हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें कुछ इनर्शिया ही होता ही है। मतलब जैसे टेबल है, वो भी टेबल रखी रहेगी, है ना, वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। ठीक है, बुक का जो एग्जांपल दिया वो। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि जिसके कारण कोई भी बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करने के लिए आगे होती है। मतलब कि चेंज करना, इनर्शिया क्या होता है बेसिकली समझो, रेस्ट पोजीशन में होता है कि तो ये टेंडेंसी होती है कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मतलब अपने आप को अपनी पोजीशन में चेंज करने में असमर्थ होती है, ये समझ लो, ये होता है इनर्शिया।
फिर आता है ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ बॉडी ग्रेटर विल बी फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. In fact, mass is measured of an inertia of a body. If a body has more mass, it has more inertia. Then its heavier object have some inertia than lighter object. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इनर्शिया जो बॉडी है वो मास किसी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है. ठीक है, मास मतलब समझते हो ना कि जैसे बॉल है उसका भार जो होता है, कोई बॉल भारी होती है कोई बॉल हल्की होती है ना, तो उसी को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में मास बोलते हैं. तो ये इनर्शिया जो है वो बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा कि अगर बॉडी का मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो इनर्शिया का इफेक्ट कम होगा. ठीक है, भारी ऑब्जेक्ट है तो इनर्शिया ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल ए स्टोन हैज ग्रेटर इनर्शिया देन फुटबॉल. जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है स्टोन है, फुटबॉल है और स्टोन है, तो फुट स्टोन का जो होगा, स्टोन भारी है तो उसका इनर्शिया जो होगा ज्यादा होगा फुटबॉल के कंपेयर में. इफ वी किक ए स्टोन इट विल नॉट मूव बिकॉज ऑफ इट्स हाई इनर्शिया, बट इफ वी किक ए फुटबॉल इट विल मूव ए लॉन्ग वे. अगर हम स्टोन को किक करेंगे तो वो मूव नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसका हाई इनर्शिया है और उसका मास भी ज्यादा है. बट अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वो दूर तक चली जाती है, मूव कर जाती है. ठीक है. So thus a stone resists a change in its state better than football does. तो स्टोन जो होती है अपने स्टे पोजीशन में चेंज नहीं कर पाती जैसे फुटबॉल करने कर लिया है ना. फुटबॉल को हमने किक किया तो तुरंत मूव हो गई, बट स्टोन मूव नहीं हुई. तो ऐसे स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन ए फुटबॉल. ठीक है, तो मतलब स्टोन का ज्यादा इनर्शिया होता है फुटबॉल के कंपेयर में. सिमिलरली यहाँ पर दिया एक क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया देन रबर बॉल ऑफ द सेम साइज. मैंने अभी बताया ना बॉल का भी दो दो टाइप की होती है बहुत टाइप की होती है. तो क्रिकेट की बॉल जो है वो भारी होती है और रबर की बॉल जो होती है वो थोड़ी हल्की होती है. तो जो क्रिकेट की बॉल है भारी होती है तो उसका ज्यादा इनर्शिया होगा, और रबर की बॉल जो हल्की होती है, साइज सेम होता है बट हल्की होती है तो उसका इनर्शिया कम होगा. ए क्रिकेट बॉल हैज मोर इनर्शिया बिकॉज इट्स मोर मास. ऑन अदर हैंड ए रबर बॉल हैज लेस इनर्शिया बिकॉज इट इज लेस मास. वही जो मैंने बताया कि क्रिकेट की बॉल का मास ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा इनर्शिया है, रबर बॉल का मास कम होता है इसलिए उसका कम इनर्शिया है. Thus the inertia of a body depends on its mass. तो हम बेसिकली इससे ही कंक्लूजन निकला कि inertia of a body जो है वो टोटली मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है. For example, if a body has mass of 1 kilogram and another body has mass of 20 kilogram, then body having 20 kilogram mass will more have inertia. Obvious सी बात है कि अगर एक बॉडी का मास 1 किलोग्राम है दूसरी बॉडी का मास 20 किलोग्राम है तो 20 किलोग्राम वाली बॉडी का यानी कि 20 किलोग्राम मास का इनर्शिया ज्यादा होगा. It is easier to move a body of mass 1 kilogram by pushing it because of its small inertia, but it is more difficult to move a body of mass 20 kilogram by pushing it. It is very high inertia. तो अगर 1 किलोग्राम वाले मास वाले सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हल्की है और उसका कम इनर्शिया है. बट 20 किलोग्राम वाली बॉडी को हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो भारी है और उसका ज्यादा इनर्शिया है. ठीक है, अब यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, मतलब मंडे को, सॉरी. ठीक है, इतना जो भी है आप लोगों के पास जो भी बुक होगी एक बार इसको रिवाइज कर लेना. कोई डाउट है अभी? No, ma'am.